कैसे हैं आप सब गाइस, वेलकम। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये वीडियो उनके लिए है जिनका 1 जुलाई को एग्ज़ाम है बीबीए एसेंशियल ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का, बीकॉम ऑनर्स, बीए जो भी आपके पास है। ठीक है, बेसिकली ये मेजरली जो वीडियो है ड्यू सोल स्टूडेंट्स के लिए बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें 4 चैप्टर्स आएंगे, तो उन 4 चैप्टर की समरी तो नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, उस पर ये वीडियो बेस है। तो इसी से आपका लगभग पेपर से कई सारा मतलब बहुत सारा मार्क्स इसी से आपका कवर हो जाएगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट मैं वीडियो ज़्यादा लेंथ नहीं करना चाहता, स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक सेकंड पेज लगा गया, हाँ। तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वो होता है जैसे कि पेपर या डिजिटल एसेट, जैसे शेयर, बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे ही लिखा हुआ है शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, जो भी हमारा नॉर्मल डिजिटल टाइप का रहता है ना, ये सारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, लिक्विडिटी, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। और एग्जांपल जैसे कि शेयर, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट। थोड़ा सा नीचे करते हैं तो रियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। रियल इन्वेस्टमेंट जैसे कि फिजिकल एसेट, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन में पैसा लगाना। ठीक है, मशीन में तो नहीं गई, यहाँ पे मशीन मिस्टेकली आ गया है, क्योंकि मशीन की रेट जो है वो कम होते हैं, हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है उनमें। तो लैंड, बिल्डिंग पे पैसा लगाना, गोल्ड में पैसा लगाना, सिल्वर में, ये सब इसी के अंदर आएगा, ध्यान रखना। इसमें गोल्ड भी ऐड कर लेना और सिल्वर भी ऐड कर लेना। ठीक है, और मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कि ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। ठीक है, मतलब बीच में बता दूंगा एग्जाम्पल लैंड। आगे करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेस्टमेंट का हमारा। तो रेगुलर इनकम हर महीने या साल में कमाई, जैसे मतलब देखो, जैसे कि हमारे पास कुछ पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट हो, हमारा पैसा सरप्लस हो। ठीक है, कैपिटल की ग्रोथ हो, हम जो पैसा लगा उससे ज़्यादा ही हो ना। सेफ्टी ऑफ कैपिटल, इसमें सेफ्टी बनी रहे, तो क्या पता लोग मतलब सेफ्टी होनी चाहिए हमारे पैसों की। तो हम कहीं पे डाल देंगे तो हम उसे खर्च करने से बच जाएंगे। टैक्स बेनिफिट, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग, अगर हम फ्यूचर के लिए पैसा सेव करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट से भी काम चल जाएगा। ठीक है, अगला है इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में डिफरेंस। तो क्या स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सबसे पहले इसमें अर्निंग होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट हम करते हैं जब पूरी तरीके से हम सब कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, सब कुछ प्रोसीजर से लेके टेक्निक से लेके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सब कुछ हम पढ़ लेते हैं, तब जाके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिस्क कम होता है, जब हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो रिस्क कम ही होगा। एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ एनालाइज करना है, एनालाइज फैक्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, और स्पेकुलेशन क्या होता है। तो स्पेकुलेशन आपका होता है, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। तो स्पेकुलेशन क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है और हाई रिस्क होता है। स्पेकुलेशन बेसिकली सट्टे को कहते हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं, सट्टे को स्पेकुलेशन कहते हैं। अंदाज़ा से लगाया जाता है, लोगों की उम्र से लगाया जाता है कि भाई इस इन्वेस्टमेंट, इस स्टॉक पे ज़्यादा पैसा आएगा, कल लगा ले। तो यार वो बंदे ने सट्टा लगाया, स्पेकुलेशन करी है, उसे कुछ समझ थोड़ी ना, वो सब कुछ पढ़ के थोड़ी ना कर रहा है। अगर सब कुछ पढ़ के करे तो वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब हमें पढ़ना है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ठीक है, तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ यानी कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांस, यानी कि हाई रिस्क में हाई रिस्क रहेगा तो आपका रिटर्न भी हाई रहेगा। जैसे कि आपके पास 1000 रुपीज़ है और आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे को नहीं लगाना पैसा, मैं खाली 100 रुपये लगा देता हूँ उस कंपनी पे। अब कल जाके देखोगे तो वो पैसा तुम्हारा 100 का 150 हो गया, यानी लगभग 1.5x। तो यार तुम देखोगे कि यार पैसा बढ़ा है, लेकिन अगर मैं यहीं पे 1000 लगाता तो 1500 हो जाता वो, एक तरीके से। तो कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ थी ना, अगर तुम 1000 लगाते तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन अर्निंग भी तो फिर ज़्यादा होती। तो यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद है लो रिस्क, यानी अगर तुम कम लगाओगे, कम रिस्क, कम लिया तुमने, 100 रुपये लगाया, कम रिस्क लिया, कम रिटर्न। इन्वेस्टर अपने रिस्क को टॉलरेंस के हिसाब से डिसीजन लेता है। तो एक टॉलरेट है क्या कि ना तो 1000 ना तो 100, वो 500 लगा देगा, 750 लगा देगा। ठीक है, अगला है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, 3 पीस। तो ये 3 पीस क्या होता है, 3 पीस होते हैं, एक सेकेंड एक साथ ले आता हूँ मैं, हाँ। फिलोसफी, प्रोसेस और पीपल। फिलोसफी इन्वेस्टर की सोच या विश्वास की होती है। पैसे, जैसे कि मैंने सोचा कि मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना चाहूँगा, तो ये मेरी फिलोसफी होगी। जैसे कि लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, मैं ज़्यादा लंबे समय के लिए रहा हूँ, वो मेरे सोच पे डिपेंड कर रहा है। अगला है प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लिया जाता है, एनालाइज करके, रिसर्च करके, उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करके, उसके डाइवर्सिफिकेशन करके, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर देना कि आधा ही म्यूचुअल फंड पे लगाऊंगा, आधा यहाँ लगाऊंगा। एग्जांपल, कंपनी के फाइनेंशियल पढ़कर इन्वेस्ट करना। मैंने किसी कंपनी के फाइनेंशियल इन्वेस्ट को पढ़ा, फिर जाकर उस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पीपल, जैसे कि इन्वेस्टमेंट मैनेज करने वाले लोग या टीमों को हम पीपल की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये आपका 3 पीस डन हो गया। ठीक है, जैसे 3 पीस का पीपल का एग्जांपल है एक्सपीरियंटेड फंड मैनेजर के पास परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, उसके पास परफॉर्मेंस को देखना। ठीक है, उसके बाद है टाइप ऑफ रिटर्न, कितना टाइप के रिटर्न होते हैं आपका। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट रिटर्न, जैसे कि टोटल प्रॉफिट या लॉस बताता है। एब्सोल्यूट रिटर्न आपका टोटल प्रॉफिट या लॉस बताएगा। इसका फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू जैसे आपकी 100 है, ठीक है, और आपने उस पर 120 का प्रॉफिट किया है। ठीक है, एक सेकंड से रिमूव कर देता हूँ मैं, आपको दिखना रहा हो। तो फाइनल प्रॉफिट आपका 100 है और आपने उस पर 120 का रिटर्न किया, तो आपका कितना 20% आपका जो हो गया
वो आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगला है आपका रिलेटिव रिटर्न, मार्केट या बेंचमार्क के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस करना। एग्जांपल, आपका रिटर्न 10%, मार्केट का 8%, रिलेटिव आपने प्लस 2% का प्रॉफिट कर लिया, जबकि मार्केट सिर्फ 8% का रिटर्न दे रहा था। आपने खुद के दिमाग से 2% किए, जो 2% के प्रॉफिट है इसे हम रिलेटिव रिटर्न कहते हैं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न किसे कहते हैं, यानी कितने टाइम तक इन्वेस्ट होल्ड किया हुआ बेसिस पर रिटर्न। फॉर्मूला इनकम प्लस प्राइस, इनिशियल प्राइस 100, मतलब यार वही है कि आपने ज़्यादा टाइम किया तो उस हिसाब से, जैसे 1 साल के लिए आपका 10% हुआ, तो 1,00,000 लगा, आपने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी, लॉन्ग टाइम के लिए आपको मिले कितने, 1,20,000 मिले, तो 20 साल का 20% का आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न हो गया ना, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। अगला है इफेक्टिव एनुअल रिटर्न, ईयर, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईआर। जब कंपाउंडिंग होती है ना तो एनुअल बेसिस पे एक्चुअल रिटर्न दिखता है। मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट को एनुअल टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब आपने मंथली कमाया, क्वार्टरली कमाया, तो उसको एनुअल टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके आप इन इफेक्टिव एनुअल रिटर्न निकाल पाओगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब एक एक्सपेक्टिव सोच से फ्यूचर में आने वाले को एस्टिमेट करना कि यार इस कंपनी पे लगाने जा रहा हूँ, इस बैंक में, मतलब इसमें इतना फ्यूचर में तो इसका स्टॉक बढ़ ही जाएगा, ये एस्टिमेटेड हो गया। पोर्टफोलियो रिटर्न, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट का कंबाइंड रिटर्न, मतलब पोर्टफोलियो तो आपको पता ही है कि अलग अलग जगह पे जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उस चीज़ को पोर्टफोलियो कहेंगे, मतलब ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको। जैसे आपने एक जगह लगाया तो वहाँ से आपको 100, मतलब क्या 1000 का रिटर्न हुआ, दूसरी जगह से 2000 का, मतलब सबका परसेंटेज करके आपने टोटल मनी कितना इन्वेस्ट किया, तो 10,000 इन्वेस्ट किया, अब वो 15,000 हो गया, तो 50% का आपको प्रॉफिट होगा ना, तो ये आपका रहेगा पोर्टफोलियो रिटर्न, ठीक है। अगला देखते हैं गाइस, मैं बस चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो जितनी पढ़ा पाऊँगा जितने कम टाइम पे, ठीक है, बाकी मैं आप सबको फ्री PDF दे दूँगा, जहाँ से वैसे पढ़ लेना। बहुत देखो, एक बार इजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने, हिंदी में लिखवाया है, इंग्लिश टाइप में, ठीक है, बहुत ईजी है, आराम से कर लेना। PDF कहाँ गायब हो गई यार, हाँ ठीक है। टाइप ऑफ रिस्क, तो सबसे पहले हम आते हैं, अच्छा देखो ये पिछले वाले का एग्जांपल है निष्कर्ष। अलग अलग रिटर्न से हमें इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस को हर एंगल से समझने में मदद मिलती है, ठीक है, पढ़ लेना तुम लोग, PDF दे दूंगा। टाइप ऑफ रिस्क कितना टाइप का होता है, सबसे पहले इसमें सिस्टमेटिक रिस्क बताया, पूरा मार्केट या इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क पूरे मार्केट पे और पूरी इकोनॉमी में इम्पैक्ट डालता है, डाइवर्सिफिकेशन से नहीं बचा जा सकता। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रेट, जब जैसे कि इंटरेस्ट रेट ही चेंज हो गया तो यार अब इंसान कहाँ जाएगा, हैं, तो इंटरेस्ट रेट ही चेंज हो गया, या फिर कोई वॉर हो गई, ठीक है, कोई वॉर हो गई, वर्ल्ड वॉर हो गई यहाँ पे, या फिर 2 देशों के बीच में वॉर हो गई, तो यार तो टैरिफ रुक जाएंगे, मतलब तुम्हारे जो वर्ल्ड वॉर हो गई तो समझो तुम्हारे आसपास के इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना भी हो रहा था, टैरिफ वगैरह सब कुछ रुक जाएगा, तो यार कहाँ से कुछ चलेगा, ठीक है। या फिर मंदी पड़ गई इकोनॉमी में, रिसेशन पे आ गई, गरीबी आ गई इकोनॉमी में, पैसे की कम है, तो यार उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, हर कोई फंसेगा। तो उसके बाद है अनसिस्टमेटिक रिस्क, सिर्फ एक कंपनी या इंडस्ट्री तक सीमित होता है, मतलब कि जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या फिर मोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो सारे मोबाइल, मतलब सिर्फ मोबाइल पर ही होगा। अब कल को क्या हुआ कि मोबाइल में जिसमें जितने में भी कोलकम, यार मैं किसी ब्रांड को ऐसे नहीं बोल रहा, मतलब कि जिसमें इस स्पेसिफिक कंपनी की चिपसेट है वो फट रहा है, तो ऐसे तो यार पूरी मोबाइल इंडस्ट्री फट जाएगी, क्योंकि 1-2 ही चिपसेट है कंपनी है जो चिपसेट बनाती है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो डाइवर्सिफिकेशन से काम किया जा सकता है। एग्जाम्पल, कंपनी का फ्रॉड, स्ट्राइक, मैनेजमेंट इशू, ठीक है, ये अनसिस्टमेटिक में आ गया, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, CV, पर यूनिट रिटर्न के लिए कितना रिस्क लिया गया है, ठीक है। फॉर्मूला CV, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन में एक्सपेक्टेड रिटर्न, लोअर CV बेटर इन्वेस्टमेंट। अगला पड़ता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कितना रिटर्न मिला एक यूनिट रिस्क के बदले, तुमने जैसे 1 यूनिट रिस्क लिया उस पर तुम्हें 10 to 20% मिलेगा, उस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। टूल्स, शार्प रेशियो, टेनर रेशियो, ये सब इनके टूल्स है जिससे तुम ये सब निकाल सकते हो। हायर रिस्क एडजस्ट, वैसे तुम्हें सिर्फ इतना पूछेगा नहीं, ठीक है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। उसके बाद है तुम्हारा पोर्टफोलियो रिस्क, ये एग्जांपल वगैरह तुम खुद से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। निष्कर्ष मतलब क्या आउटकम निकल गया है, निष्कर्ष का मतलब आउटकम है, ठीक है। पोर्टफोलियो रिस्क, कोरिलेशन, कोवेनियंस, और पोर्टफोलियो रिस्क तब होता है जब 2 या 2-3 सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाता है। ये रिस्क उन सिक्योरिटी के लिए, जैसे तुम 2-3 सिक्योरिटी में एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस चीज़ को हम पोर्टफोलियो कहते हैं ना, कि इसका पोर्टफोलियो अलग है, इसका पोर्टफोलियो है, ठीक है। पोर्टफोलियो रिस्क तब होता है जब 2-3 सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाता है। ये रिस्क उन सिक्योरिटीज़ के बीच से रिलेशन भी डिपेंड करता है, ये अलग अलग टाइप के हैं, उनको हम पढ़ते हैं पोर्टफोलियो रिस्क में। तो ये PDF को क्या हो रहा है यार, सीधे 7th पेज पे आ गया। पोर्टफोलियो रिस्क का है मेरा, हाँ, तो ये रहा पोर्टफोलियो रिस्क, ओके। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो रिस्क में हम पढ़ेंगे कोवेरियंस। कोवेरियंस ये बताता है कि 2 सिक्योरिटीज़
दो सिक्योरिटीज़ एक साथ मूव करती है या नहीं, ठीक है। एक साथ मूव करने का मतलब है कि तुमने दो जगह अलग अलग जगह पैसा लगाया, तो एक पॉजिटिव जा रहा है तो दूसरा पॉजिटिव जाएगा, एक नेगेटिव जा रहा है तो दूसरा भी नेगेटिव जाएगा। ये देखो क्या लिखा है, पॉजिटिव कोवेलेंस यानी सेम डायरेक्शन, नेगेटिव या तो नेगेटिव इक्वल्स टू अपोजिट, ठीक है। कोरिलेशन क्या होता है, कोवेरियंस का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी -1 से +1 तक, +1 यानी परफेक्ट पॉजिटिव, -1 यानी परफेक्टली नेगेटिव, और 0 यानी कि कोई भी रिलेशन नहीं है उन दोनों के बीच में। थर्ड, पोर्टफोलियो रिस्क फार्मूला टू सिक्योरिटीज, ये इनके फार्मूला है गाइस, ठीक है। ये देख लेना है कि अपॉन में इनकी वैल्यू होगी SQR W1 SD1 अपर प्लस जो भी यार तुम देख लेना फार्मूला है। मैं न्यूमेरिकल्स नहीं थ्योरी करवाने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने डाल दिया, तुम चेक कर लेना। फॉर थ्री सिक्योरिटीज़, अगर 3 सिक्योरिटीज़ के लिए क्या है, सेम लॉजिक फॉलो होता है लेकिन फार्मूला कॉम्प्लेक्स होता है सभी, फिर वाइस कोरिलेशन इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब इसे जो अगर ये ऊपर 2 सिक्योरिटीज़ के लिए था, अगर 3 सिक्योरिटीज़ के लिए हो तो ऊपर वाला ही सेम फार्मूला फॉलो होगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। 8, इम्पैक्ट ऑन टैक्सेस एंड इन्फ्लेशन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब टैक्सेस पर मतलब देखो तुम्हारा जो रिटर्न है उसके ऊपर टैक्सेस और इन्फ्लेशन का क्या फ़र्क पड़ेगा, जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है उस पर टैक्सेस और इन्फ्लेशन का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा, इन्फ्लेशन पैसा की वैल्यू कम करता है। तुम्हें पता है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, तो तुम्हारी वैल्यू किसी और कंट्री में, तुम्हारे पैसे की वैल्यू किसी और कंट्री में कमी होगी। इन्फ्लेशन का मतलब बेसिकली ये होता है तुम्हारे यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है। रियल रिटर्न, नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन। रियल रिटर्न की निकालने का फॉर्मूला दे रखा है कि जो नॉमिनल रिटर्न है उसको इन्फ्लेशन से माइनस कर देना है। एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारा 8% रिटर्न है और 5% इन्फ्लेशन है, जो 3% है वही तुम्हारा रियल रिटर्न है भाई, समझ आ रहा है। उसके बाद टैक्सेस का इफेक्ट क्या पड़ता है, प्रॉफिट पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है जो फाइनल रिटर्न कम कर देता है। जैसे 1.5 लाख की सैलरी है, उसमें से तुम्हारा टैक्स पड़ गया 10%, 15,000 कम कर दो, 1,35,000 तो टैक्स कम हुआ ना। सैलरी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब 18% का GST लग गया, ठीक है, ऐसे ही कुछ, ओके। उसके बाद आता है STGC, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। 1 साल से कम के लिए असेट होल्ड करने पर लगता है ये, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, टैक्स रेट 15% प्लस सेस इक्विटी। अच्छा, अगला है LTGC, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। 1 साल से ज़्यादा तक होल्ड के लिए लगता है, यानी STGC शॉर्ट टर्म के लिए, LTGC लॉन्ग टर्म के लिए। 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं रहेगा। ऐसे देखो LTGC में भी एक बात है, 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं रहेगा, उसके बाद 10% टैक्स में लगता है, ठीक है, ध्यान रखना। निष्कर्ष क्या निकल के आता है, आउटकम, टैक्स और इन्फ्लेशन दोनों इन्वेस्टमेंट रिटर्न को कम करते हैं, ठीक है, याद रखना। टैक्स और तुम्हारा इन्फ्लेशन दोनों ही तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को कम करेगा, ध्यान रखना इस बात का। अप्रोचेस टू सिक्योरिटी एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले है फंडामेंटल एनालिसिस, इसके कई सारे पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या आ जाता है, पहले होता क्या है ये देख लेते हैं। क्या लिखा है, सिक्योरिटी की रियल वैल्यू जानने के लिए 3 लेवल के एनालिसिस होते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस सिक्योरिटी की रियल वैल्यू जानने के लिए होता है। सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस, इसके अंदर सारे जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन हो गया, तुम्हारे इकोनॉमिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती है जो भी तुमने 12th में पढ़ी थी। एनालिसिस GDP, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस में डिमांड, सप्लाई, गवर्नमेंट पॉलिसी, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री वगैरह आ जाता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें आती है, ठीक है। कंपनी एनालिसिस में कंपनी के फाइनेंशियल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट, मैनेजमेंट, क्वालिटी। कंपनी एनालिसिस में कंपनी से रिलेटेड चीज़ें आती है, इंडस्ट्री में उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री अलग है, टेक्सटाइल अलग है, किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री अलग है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस फटाफट करते हैं, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस प्राइस और वॉल्यूम के हिस्ट्रिकल डेटा के एनालिसिस करता है, जैसे चार्ट्स, लाइन बार, जितनी भी चीज़ें तुम ऑनलाइन देखते हो ना, जैसे मतलब ट्रेडिंग के टाइम पे, तो वो इन्हीं सब का यूज़ करता है, जैसे चार्ट्स का, कैंडल्स का, बार्स का। इंडिकेटर कितने टाइप के इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, मूविंग एवरेजेस, RSI, ठीक है, MACD, ठीक है। उसके बाद फोकस के शॉर्ट टर्म प्राइस स्टैंड्स, नॉट कंपनी हेल्थ, ठीक है, कंपनी के हेल्थ में नहीं, शॉर्ट टर्म प्राइस स्टैंड्स पे किया जाता है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या होता है, मार्केट इन्फॉर्मेशन को प्राइस में रिफ्लेक्ट करता है। मार्केट जैसे कि फर्स्ट वीक फॉर्म, पास्ट प्राइस से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ठीक है। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, पब्लिक इन्फो भी प्राइस में होती है। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होता है, इवन इनसाइडर भी इंक्लूड होते हैं। कंक्लूजन, कंसिस्ट एबनॉर्मल रिटर्न्स लाना मुश्किल है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 6 किया था ना, 7 पे आता है। वैल्यूएशन एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस विद फार्मूलाज एंड एग्जांपल्स। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इक्विटी शेयर की वैल्यू, ये वाला चैप्टर मैं आगे करवाता हूँ, 1 सेकेंड।
तो अब हम आ गए वैल्यूएशन शेयर पे। मैंने पीडीएफ चेंज करी है, तुम्हें वैसे फ़र्क दिखेगा नहीं, बट कोई नहीं, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में क्या आता है, सबसे पहले इक्विटी शेयर की वैल्यू अर्निंग्स और डिविडेंड के बेसिस पर उन्हें डिसाइड होती है, ठीक है। मतलब कि इक्विटी शेयर की डिविडेंड कितना होगा और उसकी मतलब इक्विटी शेयर की वैल्यू, फ्यूचर अर्निंग कितनी हो सकती है, और डिविडेंड के बेसिस पर उसका डिसाइड होता है। जैसे कि वो कंपनी बता देगी ना कि इसका डिविडेंड फ्यूचर में कितना रहेगा। तो सबसे पहले है इसका फॉर्मूला होता है D1, यहाँ लिखा हुआ है D1 अपॉन में R माइनस G का, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है हमारा 5 का, और रिक्वायर्ड रिटर्न है आपका 10 का, यानी 0.10, 100 से डिवाइड करने के बाद 0.10 हो जाता है वो, माइनस, और आपका ग्रोथ रेट है 5% का, तो 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 100 का आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0.5 अपॉन में 0.5 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये शेयर 100 का होना चाहिए। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई है ना, समझ आ रहा है आपको। अगला है आपका रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक। इसमें कंपनी के वैल्यूएशन सिमिलर कंपनीज का कंपैरिजन में की जाती है। मतलब सिमिलर कंपनीज कह लो या फिर सिमिलर उसी इंडस्ट्री कह लो, ठीक है, उस इंडस्ट्री में की जाती है। इसका पीई रेशियो कहते हैं, पीई रेशियो। फॉर्मूला रहता है कि मार्केट प्राइस अपॉन में अर्निंग पर शेयर, ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर। तो कंपनी ए का प्राइस है 200 और उसका अर्निंग पर शेयर है 20, तो कितना निकल आ गया आपका, पीई 10 निकल के आ गया है ना। ये लिखा हुआ है आपका, पढ़ सकते हैं ना। ये मैं पूरी पीडीएफ आपको फ्री में दे दूंगा। तो अभी बता देता हूँ, पीडीएफ लेने के लिए आपको जो मेरा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर मैसेज करके बोल देना कि पीडीएफ शेयर कर दो, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। सेकंड थिंग, आपको डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो दे दूंगा, उस लिंक उसको भी देखकर चले जाना। पिछले बार पेपर में जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम था, उससे 54 नंबर का पेपर उस 6 to 10 मिनट्स की वीडियो के अंदर से ही आया था। 54 नंबर कम नहीं होते यार, सही में, सच्ची में। एंड क्योंकि इसमें भी उससे रिलेटेड कुछ आ सकता है, क्योंकि एक जैसे सिमिलर से टॉपिक्स है, और नहीं भी आता तो तुम वो भी सुनकर पढ़ा कर आ सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, कंपनी बी का भी दे रखा है 300 अपॉन में 20 कर दो, वो 300 अपॉन में 15 कर दो, तो 20 तुम्हारा पीई रेशियो निकल के आ जाएगा। उसके बाद पीबी रेशियो भी, फॉर्मूला पीबी रेशियो भी होता है एक बी, तो उसका होता है प्राइस अपॉन में बुक वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते क्या लिखा है, प्राइस अपॉन में बुक वैल्यू, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इस बार ना स्वाइप हो जाता है मेरे से, क्योंकि हाथ में कुछ लगा हुआ है। तो प्राइस है तुम्हारा 80 एंड बुक वैल्यू है 100, तो ये तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा, 0.8 निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना। लेस देन 1, अगर ये 1 से कम आता है तो इसका मतलब है कि शेयर अंडर वैल्यूड हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर 1 से कम निकल, तो हमारा 1 से कम निकल गया है, इट मीन्स ये अंडर वैल्यूड है, ठीक है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM बताता है कि किस स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होना चाहिए, यानी बताता है स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है RF प्लस बेटा, ठीक है, RM माइनस RF, ओके। तो उसके बाद है एग्जाम्पल, रिस्क फ्री रेट है 6%, मार्केट है रिटर्न 12%, बेटा इक्वल्स टू 1.5%, तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 15%। तुम देख लेना, मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा पढ़ने के लिए। थ्योरी पोर्शन पे मेरा इतना वो नहीं है। यहाँ पे भी एक बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू, ऑल फ्यूचर पेमेंट्स, कूपन प्लस मैच्योरिटी है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड पॉइंट्स, मेलकल थ्योरम्स क्या होता है, इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड पॉइंट्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर मोर सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट चार्जेस। उसके बाद लोअर कूपन बॉन्ड्स हैव हायर प्राइस देन चेंज, ठीक है। सब कुछ बता रखा है पीडीएफ के अंदर मैंने, एक बार तुम्हें ज़रूर से पढ़ लेना। और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, क्योंकि फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है और एक दिन में तुम फार्मूला याद करके जा सकते हो, तो कर लेना, ठीक है। वैसे कोई ज़रूरी है नहीं, ठीक है, सारा थ्योरी से ही आता है पेपर ज़्यादा से ज़्यादा। फार्मूला वगैरह का कुछ क्वेश्चन आएंगे तो देख लेना। बाकी देख लेते हैं, वैल्यूएशन एंड पोर्टफोलियोज अगला है। तो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर की वैल्यू डिटरमाइन करना, जो कि हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, बट ये दूसरा मेथड है। ये है कॉमन डिविडेंड डिस्काउंट मेथड। तो हमने जो पहले पढ़ा था वो किस चीज़ का था, ये थ्योरी है उसकी, आई थिंक सो, देख लेते हैं। फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ रिस्क और डिस्काउंट रेट को कंसीडर करके वैल्यूएशन होती है, हाँ वही है, उसकी थ्योरी है। गोल इसका रहता है अंडर वैल्यूड शेयर खरीदना या ओवर वैल्यूड से बेचना, ठीक है। मतलब कम पैसों में खरीदना और ज़्यादा जब बढ़ जाए तो बेच देना, वही जो नॉर्मल ट्रेडर्स वगैरह सब करते हैं। रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक, इस अप्रोच में कंपनी का कंपैरिजन किया जाता है इंडस्ट्री सिमिलर के साथ, ठीक है। ये भी पढ़ चुके हैं हम, है ना। गोल्स रहता है, ये है पीबी रेशियो, इसका गोल्स रहता है पीयर्स का कंपैरिजन में सस्ते या महंगे स्टॉक को आइडेंटिटी करना। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM बताता है कि किसी रिस्क असेट जैसे स्टॉक, ठीक है, किसी रिस्की असेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होना चाहिए। CAPM तुम्हारा ये बताता है, याद रखना ध्यान से।
उसके बाद फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एसेट, रिस्क फ्री रेट, गवर्नमेंट बॉन्ड, रिस्क फ्री रेट यानी गवर्नमेंट बॉन्ड, मार्केट रिटर्न, रिस्क लेवल कंपेयर टू मार्केट। ठीक है, सब कुछ हमने पढ़ लिया। इन्वेस्टमेंट टॉपिक समरी है ना। उसके बाद बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड के रिप्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है यूजिंग फ्यूचर कैश फ्लो। ठीक है, बॉन्ड वैल्यूएशन क्या होता है, बॉन्ड के रिप्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। बॉन्ड का बॉन्ड प्राइस यील्ड, बॉन्ड प्राइस इक्वल्स टू में प्राइस वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ओके, मैर्केल थ्योरम्स ये सब पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पोर्टफोलियो रिटर्न। ठीक है, तो मैंने जितना भी थ्योरी पोर्शन था सब कुछ पढ़ा दिया, तो ज़रूर से पढ़ाई करें एंड लाइक सब्सक्राइब हो सके तो कर देना अगर थोड़े बहुत तुम्हें वीडियो पसंद आए। और डी यू सोल्व बीबीए एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। वैसे बीबीए का एग्ज़ाम नहीं है, बीबीए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एसेंशियल ऑफ एनालिसिस जो भी, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। लाइक सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं भेज दूँगा। ठीक है, और वो वीडियो डिस्क्रिप्शन वाले पर देख लेना।